सब्सटेंस, फिर हम सोल्यूशन पे आएंगे। सब्सटेंस दो तरह का होता है, एक होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर। प्योर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो अपने ही एटम से मिलके बनते हैं। जितने भी प्योर सब्सटेंसेस आप कह सकते हो, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी नेटिव फॉर्म में प्योर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक पीस ऑफ आयरन रॉड ले लिया, तो इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो Fe आयरन के एटम्स होंगे इस पूरे रॉड के अंदर, ठीक है ना। ये रॉड है आयरन रॉड, ठीक है, तो इसके अंदर सारे के सारे Fe एटम्स होंगे, इसीलिए इस तरीके से हम इसको कहते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस है। सिमिलरली इम्प्योर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? वो सभी सब्सटेंस, इसकी एक डेफिनेशन भी लिख लेना, जो कि दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बने, दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, एक हमने ले लिया ये आयरन का टुकड़ा जिसके अंदर Fe करके होगा, इस तरीके से एलिमेंट होंगे, एटम्स होंगे, और उसमें जोड़ दिया हमने कार्बन। कार्बन को ऐसे ले लेते हैं, ये बेसिकली कार्बन है, ठीक है ना। अब इसमें हमने कार्बन जोड़ दिया तो ये क्या मिलके बनेगा, ये मिलके बनेगा इस तरीके से आयरन कार्बन, मतलब आयरन आयरन, इस तरीके से। पहले आयरन की तुम फिलिंग कर लो इसमें। अभी जो बीच में जो वॉइड्स बच रहे हैं ये होंगे छोटे छोटे कार्बन 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 कार्बन, तो ये कहलाएगा स्टील, ठीक है। तो ये दो और दो से, अभी तो फिलहाल ये दो ही प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बनाया है ये इम्प्योर सब्सटेंस, बट अगर दो से ज्यादा भी होते हैं, जैसे कई सारे तुम अलॉयज देखते हो तो दो या दो से ज्यादा मटेरियल एलिमेंट से मिलकर बनता है, तो वो भी इम्प्योर कहलाता है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि इम्प्योर सब्सटेंसेस आर दोज विच आर मेड अप ऑफ टू और मोर substances या टू और मोर प्योर substances, ठीक है। ठीक है, क्लियर सबको? अब प्योर और इम्प्योर हो गया, अब चलते हैं कि जो हमारे चैप्टर में एक्चुअल में है वो है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं या फिर सॉल्यूशंस बनते कैसे हैं, ठीक है। तो ये जो हमने इम्प्योर सब्सटेंसेस पढ़ा ना, इसको हम एक और नाम से जानते हैं और वो है मिक्सचर, ठीक है, इसको कहते हैं मिक्सचर। एक मिनट जरा वेट करो, लिख लो इसको, तब तक कर लो। अब जो मिक्सचर होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है इसी को हम एक्चुअली कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अभी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जो यूनिवर्सली अच्छे से मिले होते हैं, बेसिकली उनका कंपोजिशन यूनिवर्सल होता है थ्रू आउट द जो भी आपका लिक्विड है या फिर जो भी आपका मिक्सचर है, ठीक है। तो उसका बिल्कुल ही यूनिवर्सल कंपोजिशन कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक चीनी का घोल लें, ठीक है, अब उसको टेस्ट करेंगे, उसको हमने चीनी के घोल को मतलब पानी में डाला चीनी को और उसका एक घोल बनाया, तो उसको जब हम टेस्ट करेंगे तो वो थ्रू आउट द जो लिक्विड है वो हमें मीठा दिखाई देगा, ये नहीं कि पहले मीठा है और आखिरी में आते आते वो मीठा नहीं होगा, वो पूरा का पूरा मीठा ही होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वहाँ पर यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कंपोनेंट्स आर यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। तो यहाँ पर तुम लिख लो कि कंपोनेंट्स आर यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सोल्यूशन और मिक्सचर, जो भी तुम कह रहे हो, ठीक है। दूसरी तरफ जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा उसमें होगा क्या, उसमें जो कंपोनेंट्स है वो यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। तो यहाँ पर तुम सिंपली नोट कर लो, इसका वाइस वर्सा हो गया, बाकी सारा सेम, बस वहां पर होंगे और वहां पर नहीं होंगे। यहाँ पर और क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जैसे कि नॉट वाले में कोई एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मड वाटर लें तो मड वाटर में क्या होता है, या फिर सैंड वाटर लें तो कुछ हद तक हमें कहीं कहीं पर सैंड मिलेगा पानी के साथ, कहीं कहीं पर सिंपली पानी मिलेगा। तो इस तरीके से उसका जो कंपोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर वो यूनिवर्सल नहीं होता या फिर वो यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर यूज होती हैं, तो मैं बोलूंगा उसकी डेफिनेशन तुम लिख लेना। पहला है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, दूसरा होगा सैचुरेटेड, तीसरा होगा सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा ट्रू सॉल्यूशन, फिर आएगा कोलोइडल सॉल्यूशन और फिर लास्ट में आएगा सस्पेंशन। तो इस तरीके से हमने डिवीजन कर लिया कुछ पॉइंट्स के बेस पे।
तो अनसैचुरेटेड किस चीज को कहते हैं? तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो सके। इसमें तुम लिख सकते हो, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में लिख सकते हो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, लिख लो इसको, मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। ठीक है, मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, इसके अंदर सिर्फ नो लगा देना कि नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन हो गया कि अब आप उसमें, जैसे आपने चीनी का घोल बनाया तो एक टाइम के बाद अगर आप चीनी डालोगे पानी में तो नहीं घुलेगी, उसकी सॉल्युबिलिटी फिक्स होती है ना, सम पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो नहीं घुलेगा, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम क्या कहलाएगा? सैचुरेशन का। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सॉल्यूशन होगा उसको कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। फिर आता है अगला सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको कहते हैं जिसमें टेम्परेचर के इंक्रीज से हम और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। तो लिखना है इसमें मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये वाली चीज है इसमें कि और सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है बट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होंगे? जिसमें तुम्हारा जो पार्टिकल्स हैं उसका साइज जो होगा, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन कैसा? जिसमें अच्छे से घुल चुका होगा और इतना अच्छे से घुल चुका होगा कि जो भी उसमें पार्टिकल है उसका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होना चाहिए। मैं बोल भी रहा हूं, लेस देन 1 नैनोमीटर ट्रू सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स का साइज होना चाहिए। ठीक है, तो लिख लेना इसमें कि पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर कितना होता है? एक मीटर में कितने, सॉरी 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। उसके बाद आता है कोलोइडल सॉल्यूशन या कोलोइडल सॉल्ट भी कहते हैं इसको। उसमें क्या होगा? उसमें 1 to 100 नैनोमीटर का साइज होता है। 1 से 100 के बीच का जो साइज होगा वो कोलोइडल सॉल्यूशन होगा। और जो सस्पेंशन होता है उसके अंदर मोर देन 100 नैनोमीटर। ठीक है, पार्टिकल्स का साइज मोर देन 100 नैनोमीटर होगा। यहां तक अगर किसी को भी दिक्कत हो तो पूछ लो। कर लिए? ठीक है, तो आगे कराता हूं। अब एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसको कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, या फिर उसको हम ये भी कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ मिक्सचर फॉर्मेशन। ठीक है, मिक्सचर कैसे फॉर्म होता है उसका मैकेनिज्म। तो लिखना मैकेनिज्म ऑफ मिक्सचर फॉर्मेशन। ठीक है, मिक्सचर के फॉर्मेशन का मैकेनिज्म। तो दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं इसके अंदर और उसमें भी टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला है, उसको लिख लो तुम फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट 1 भी कह सकते हो, बट एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही होता है कि किस किस तरीके से हम मिक्सचर को डिसॉल्व कर बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे इसमें एक Na वाला। ठीक है, यानी कि हम सोडियम को सोडियम क्लोराइड को NaCl इस तरीके से सोडियम क्लोराइड को यानी कि NaCl को हम मिला रहे हैं किसमें? पानी में। और पानी में कैसे होगा? H2O। ठीक है, इस तरीके से होगा, इसमें हम मिला रहे हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, वो ये कि बिकॉज ये सभी आपस में कैसे हैं? बॉन्डेड है, यानी कि इनके आपस में बॉन्ड है। मतलब अभी तो मैंने इसमें सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, बट इन सभी के बीच में आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को, क्योंकि सॉलिड है, इसको तोड़ने के लिए इसकी कुछ एंथैल्पी होगी, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी तुम्हें इसके बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो वो जो एनर्जी जो तुम लगाते हो उसके बॉन्ड तोड़ने के लिए, उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। ये 11th में भी पढ़ाया था। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी इसमें लगती है। अब NaCl के केस में मान लो 500 जूल की एनर्जी लगेगी। सेम पानी को भी तो तोड़ोगे, पानी के भी तो बॉन्ड्स को तोड़ोगे, तो उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी जो एनर्जी लगेगी, रिमेंबर इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको तुम लैटिस कहो या ना कहो, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना, क्योंकि यहाँ पर अभी लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में क्योंकि लैटिस का मतलब ही होता है सॉलिड से रिलेटेड चीज, तो इसको हम ऑल टुगेदर लैटिस नहीं बोल सकते, तो यहाँ पर सिर्फ एनर्जी लिखो, वो ज्यादा बेटर है। तो इसको हम कहेंगे 200 जूल की एनर्जी लगेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है लिक्विड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगती है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी लगाई हमने इसको तोड़ने के लिए, अब ये एनर्जी कहीं और यूज होगी। तो कहाँ यूज होगी? ये एनर्जी यूज होगी यहाँ। थोड़ा सा बड़ा बनाया था या नीचे की साइड में बना रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से देखो, HOH एक ही मॉलिक्यूल को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर O के ऊपर माइनस चार्ज है, बेसिकली -2 चार्ज होता है, इधर प्लस प्लस चार्ज है ना। यहाँ पर Na आएगा और यहाँ पर Cl आएगा, ऐसे बहुत सारे आएंगे, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है वाटर के और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है NaCl के, तो वो सबके सब इसके ऊपर टूटेंगे, मतलब टूट पड़ेंगे। बेसिकली वो एक तरह का ग्रुप बना लेंगे। ठीक है ना, बहुत अच्छा सा बॉन्ड बना लेंगे। तो वो जो बॉन्ड है उसका ही मैं सिर्फ एक पार्ट तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसा होता है। इस प्लस और माइनस के बीच में इस तरीके से
दो Na प्लस जाएंगे और इसके O के साथ बॉन्ड बनाएंगे। सिमिलरली H प्लस और Cl माइनस के बीच में भी बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें कोई एक बॉन्ड नहीं दिख रहा है, यहाँ पर तुम्हें एक से ज्यादा बॉन्ड दिख रहे हैं। यहाँ पर O और Na के बीच में बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर तुम्हें H और Cl के बीच में बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे जो केसेस होते हैं, ये पहला हमारा पार्ट होता है कि इस तरह के केसेस में क्या होता है कि यहाँ से कुछ एनर्जी, मतलब इसको एनर्जी दी तब ये बॉन्ड टूटा, इसको कुछ एनर्जी थी तब ये बॉन्ड टूटा। ये जो एनर्जी कंबाइन हुई मिलके इतनी ही एनर्जी यूज हो गई यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन में। यहाँ पर जब तुम बॉन्ड फॉर्म करते हो तो बेसिकली जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म होता है, दो चीजें आपस में मिलती है तो क्या होता है, कुछ एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है। तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है, उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। इस केस में हाइड्रेशन कहेंगे। हाइड्रेशन क्यों कहेंगे इस केस में, क्योंकि यहाँ पर पानी इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ पर पानी इन्वॉल्व है, इसलिए इस केस में इसको हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। किसी और केस में होता तो कुछ और कहते। ठीक है, तो ये वाला पहला केस था तुम्हारा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नो डाउट्स? दूसरे केस पे चले। चलो, सेकंड जो केस है वो तुम्हारा है, सेकंड केस के अंदर ना 3 पॉइंट्स आते हैं, यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए बी एंड सी। तो पहला पार्ट उसका, पहले पार्ट में हम कराएंगे एन हेप्टेन और एन ऑक्टेन की रिएक्शन। ठीक है, एन हेप्टेन क्या होता है, C7H16। ठीक है, एन हेप्टेन C7H16 होता है, और प्लस उसके साथ C8H18 जिसको पेट्रोल भी कहते हैं। ठीक है, ये एन ऑक्टेन होता है। तो इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे तो किस तरीके से बिहेव करेगा। अगर मैं इसको ऐसे बॉन्ड बनाऊं एन इसका, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, C7H16 C7H16, इस तरीके से ये बॉन्ड होंगी इसके अंदर। प्लस इसमें C8H18 का बना दो, C8H18 C8H18, इस तरीके से इसमें बॉन्ड्स होंगे। अब इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जाहिर सी बात है दिख रहा है सी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बहुत ही वीक किस्म का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एट टाइम्स मार्क क्यू के मुकाबले। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से इसमें कुछ, मतलब इसको तोड़ने के लिए, इसके लैटिस को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी। तो मान लो 100 जूल है, और यहाँ पर भी कितनी होगी, 100 जूल। ठीक है, और ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो जब इन दोनों को ही तोड़ने में 100 जूल की एनर्जी लगी, तो क्योंकि एक केस है तो एक केस में होता यूं है कि जब तुम इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो प्रोडक्ट का मतलब क्या कि C7H16 का बॉन्ड C8H18 के साथ बन गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा वो बॉन्ड, C7H16 ये बॉन्ड बनाएगा C8H18 के साथ, ये बॉन्ड बनाएगा C7H16 के साथ। सिमिलरली नीचे यहाँ पर C8H18 और वाइस वर्सा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। तो इस तरीके से इसमें बॉन्ड बनेगा। अब ये जो बॉन्ड बना, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी या फिर वो जो एंथैल्पी जो रिलीज होती है जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो पानी से रिलेटेड है, तो हाइड्रेशन पानी से रिलेटेड नहीं है तो सिंपल एंथैल्पी कह लो, काम चल जाएगा। तो इस केस में जो एंथैल्पी होगी इन्वॉल्व वो कितनी होगी, तो पहले केस में वो एंथैल्पी है 200 जूल। ये इसीलिए कहा मैंने क्योंकि यहाँ 100 जूल था, यहाँ 100 जूल, तो जितनी एनर्जी यहाँ से निकली उतनी ही एनर्जी यहाँ कंज्यूम हो गई नए बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर लिखोगे कि जो ए के बीच में बॉन्ड था, ए के बीच में बॉन्ड था, ठीक है, ए के बीच में बॉन्ड था, वो इक्वल टू था बी के बीच में बॉन्ड के, और ये दोनों ही इक्वल टू थे ए बी के बीच में बॉन्ड के। क्लियर हो गया। ठीक है, इसको इस तरीके से इक्विवेलेंट का साइन दे सकते हो। मतलब ये इक्वल टू यहाँ पर एक तरह से एडिशन का साइन है। मतलब यहाँ पर हम एडिशन ऑल टुगेदर इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये ऐड अलग तरीके से हो रहे हैं, ये चिपक जाते हैं। ठीक है ना, ऐड होने के बाद ये कुछ नया नहीं बना रहे, ये चिपक जा रहे हैं। ये हैं अभी भी C7H18 है, सॉरी C7H16 है, C8H18 है, बट ये हैं, बट ये चिपक जा रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर इससे निकलने वाली और इससे निकलने वाली जो एनर्जीज हैं वो कंबाइन होके ए बी के जैसी एनर्जी है। और ये जो इक्वल टू का साइन है ना, ये यहाँ पर बॉन्ड्स को भी डिनोट करता है, यानी कि इन तीनों के बीच में ना सेम बॉन्ड है। याद रखना, ये वाला जो सीन है ये बॉन्ड से रिलेटेड है, ये बॉन्ड से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर मैंने तीनों के सामने इक्वल लगाया है। ठीक है, ये बॉन्ड से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेशन नहीं है कि ये 100 है 100 है 200 है, वो तो तुम्हें यहाँ पर समझ आ गया। तो यहाँ पर जो डेल्टा एच आएगा, डेल्टा एच आएगा वो 0 आएगा। कितना आएगा, 0। डेल्टा एच का मतलब क्या होता है कि जितनी एनर्जी लगी, ठीक है, जितनी एनर्जी यहाँ पर लगी उतनी वो कैंसल आउट हो जाए। बेसिकली यहाँ से 100, यहाँ से 100, 200 मिली, और यहाँ पर कितनी यूज हुई, 200 हुई, तो 200 माइनस 200 कितना हो गया, 0। इसीलिए यहाँ पर जो डेल्टा एच है, यानी कि हीट का ना ही बाहर जा रही है और ना ही
लेनी पड़ रही है बाहर से, ठीक है, ना ही यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है, क्योंकि हीट जितनी यहाँ से निकली थी वो कंज्यूम हो गई यहाँ के बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो ना ही हीट रिलीज हो रही है यहाँ पर और ना ही हीट को लेना पड़ रहा है, कहीं हमें देना थोड़ी पड़ रहा है, यहाँ से बॉन्ड तोड़ा अपने आप ही उस हीट से ये नए बॉन्ड बन गए, तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा एच 0 आता है, ये वाली चीज लिख लेना। इसमें किसी को क्वेश्चन? उतार लिया? यहाँ पर साइड में ना ऐसे सेटिंग्स में होता है, तो तुम ऐसे वो थंब बम रेस कर सकते हो अगर मैं ऐसे पूछूं तुम। ओके, अब अगला जो है वो बी पार्ट है। बी पार्ट में हम क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH Cl3 प्लस उसके साथ हम मिलाएंगे एसीटोन, ठीक है। एसीटोन क्या होता है? एसीटोन को कहते हैं कीटोन, कीटोन को कहते हैं ना एसीटोन, तो CH3COCH3, ठीक है ना, जो सबसे पहला कीटोन होता है प्राइमरी, उसको हम और क्या कहते हैं? इसको हम प्रोपेनोन भी तो कहते हैं, ठीक है, प्रोपेनोन कह लो या एसीटोन कह लो, एक ही बात है। और ये है CH Cl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म। जब इसको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? तो देखो यहाँ पर तुम कंबाइन करके देखोगे इसको, तो इस तरीके से जाएगा, CHCl3 है ना, तो ClCl और इधर H, ठीक है, इसको ऐसे ले लो, इधर Cl ले लो, लास्ट में H ले लो, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। और इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ? दूसरे वाले के H के साथ, और आगे वाइस वर्सा, इस तरीके से मतलब आगे चलती जाएगी चीज। तो ये H प्लस है, ये Cl माइनस है। देखने में लग रहा है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, बट हमने पढ़ा हुआ है हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है स्पेशली, तो वो सिर्फ और सिर्फ FON के साथ बनाता है, फॉन है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो फॉन के साथ बनाता है वो सिर्फ। बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्लोरीन है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये डायपोल डायपोल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है डायपोल 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 बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ का समझ आ गया? यहाँ पे सबको क्लियर है ना? मैं पूरा का ऐसे स्ट्रक्चर बनाने लगा तो टाइम निकल जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स का बीच में दिखा रहा हूँ, ताकि कम में ज्यादा समझ आ जाए, ठीक है ना। तो इसका प्रॉपर तुम वो बना सकते हो कि अभी ये वाला जो Cl है ये भी किसी ना किसी H से इंटरेक्ट कर रहा होगा, ये वाला भी, ये सभी Cl, ये सभी H किसी ना किसी उससे इंटरेक्ट कर रहे होंगे, तो ये वाली चीज इनमें कॉमन है। नेक्स्ट, अगर मैं एसीटोन का लूं तो एसीटोन कैसे काम कर रहा होगा? H या फिर ऐसे लो उसको, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये जो O है, बिकॉज इस पे माइनस साइन होगा ना, O पे माइनस रहेगा, तो ये जो बॉन्ड बनाएगा ये किसके साथ बनाएगा? ये बनाएगा तुम्हारा अगले वाले के C के साथ, जो अगेन इस तरीके से काम कर रहा होगा। और ये जो मैंने छोड़ दिया है यहाँ पर CH3 है, तो इसने O ने किसके साथ बॉन्ड बनाया? इसने बनाया कार्बन के साथ बॉन्ड। अब यहाँ पर जो इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, ये कैसा बॉन्ड है? ये भी एक तरह का डायपोल डायपोल, ये भी एक तरह का डायपोल डायपोल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डायपोल डायपोल फोर्स हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो रहा है। बट दोनों में ना एक मेजर डिफरेंस है एनर्जी का, लैटिस एनर्जी का, जो यहाँ से रिलीज हुई, सॉरी जो यहाँ देनी पड़ी और जो यहाँ देनी पड़ी इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। यहाँ कितनी देनी पड़ी? यहाँ देनी पड़ी 50 जूल और यहाँ देनी पड़ी 80 जूल, ठीक है। बट असली कैच कब आता है? जब ये दोनों मिलके बनते हैं, तो जब ये दोनों मिलके बनते हैं तो ये जो बॉन्ड्स बनाते हैं, यानी कि CHCl3 और CH3COCH3, तो ये कैसा बनाएंगे? देखो ये तो हो गया CH3COCH3, डॉट डॉट डॉट, इसमें माइनस, इधर किसी पे प्लस आएगा, वो प्लस किस पे आएगा? H पे, तो यहाँ पर CHCl3, तो ये कुछ इस तरीके की बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। अब तुम यहाँ पर साफ साफ देख रहे हो, मैंने यहाँ पर साइड में बताया है, हाइड्रोजन जब इनमें से किसी के भी साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको हम कहते हैं H बॉन्डिंग। अब यहाँ पर देखो O और H के बीच में बॉन्ड बन रहा है, अब H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है डायपोल डायपोल से, स्ट्रॉन्गर होगी तो उसको तोड़ना ज्यादा मुश्किल होगा, और अगर उसको तोड़ना ज्यादा मुश्किल होगा तो ज्यादा एनर्जी भी लेगा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, तो यहाँ से जितनी एनर्जी मिली उससे उसका काम नहीं बनेगा, हमें और एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसकी जो एनर्जी होती है ना, इसमें से जो एनर्जी इसको चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, वो है 500 जूल। और देखो कितना है, 130 मिलेगा अगर इन दोनों को मिक्स कर लोगे, तुम्हारा बाकी का 370 कहाँ से लाओगे? तो 370 तुम्हें देना पड़ेगा। तो जब देना पड़ता है तो ऐसी चीज को हम क्या लिखते हैं? ऐसी चीज को क्या लिखते हैं कि भाई देना पड़ रहा है हमें उसको एनर्जी, तो बेसिकली हमें नेगेटिव जा रहे हैं बेसिकली, क्या कहते हैं, वो ना ही निकाल रहा है ना ही हम वो कर रहे हैं, मतलब ना ही उसको इससे मिल रहा है। तो अगर ये बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी भी कितनी छोड़ेगा? 500 जूल एनर्जी छोड़ेगा। तो हम अभी इसको इस तरीके से लेते हैं कि इसी सिस्टम को लेते हैं, तो यहाँ से मिला 130 जूल, इसने निकाला 500 जूल, तो 130 और 500, 130 में से 500 घटाओगे तो कितना आएगा? 370, यानी कि 370 की कमी है।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा एच इज इक्वल्स टू नेगेटिव आएगा, ठीक है। डेल्टा एच मतलब H1 माइनस H2 करोगे तो वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये छोटा आंकड़ा है और ये बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा, यानी कि अगर इसको इतनी एनर्जी मिल गई कहीं से भी सराउंडिंग से मिल गई तो एनर्जी अब ये छोड़ेगा, क्योंकि इतनी एनर्जी इसने ली थोड़ी ना थी इससे, और अगर ये बॉन्ड टूटा तब भी इतनी एनर्जी छोड़ेगा। सोचो कितनी ज्यादा एनर्जी है, तो इसलिए नेगेटिव हर केस से ये नेगेटिव है, हर हिसाब से इसको तुम नेगेटिव एनर्जी काउंट कर सकते हो, मतलब यहाँ पर डेल्टा एच नेगेटिव कह सकते हो, नेगेटिव एनर्जी में, ठीक है। ये समझ आया? इसमें किसी को कंफ्यूजन? यहाँ पर क्या बॉन्ड बनेगा याद रख लो, यहाँ पर एच बॉन्डिंग होगी। एच बॉन्डिंग है डिफिकल्ट टू ब्रेक है, ठीक है। इसका बनना भी डिफिकल्ट है, बनेगा भी कैसे, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी तब। तो इतनी एनर्जी पे जब ये बना तो इतनी एनर्जी ये रिलीज भी करेगा अगर ये टूटेगा कभी, तो इसीलिए डेल्टा एच इक्वल्स टू नेगेटिव। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। नहीं है तो देखो इसमें हम एक और चीज ऐड करेंगे यहाँ पर, जैसे पिछले में देखा था हमने कि ए और ए के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो बी और बी के बीच के बॉन्ड के ऑलमोस्ट बराबर है, मतलब बॉन्ड तो सेम ही है ना, डायपोल डायपोल। हालांकि इसमें थोड़ा सा फर्क है, जूल का फर्क है, एनर्जी का फर्क है, बट बॉन्ड तो सेम है। बट ये दोनों ही बॉन्ड कमजोर है किसके किसके मुकाबले, ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उनके मुकाबले। ये वाला भी तुम लिख लेना, क्लियर। वर्सेस हेक्सेन। एथेनॉल क्या होता है, यही जो भी हम पढ़ रहे थे, C2H5OH प्लस हेक्सेन कैसा होता है, C6H14, ये हेक्सेन होता है तुम्हारा, ठीक है ना। अब देखो वही चीज आ गई है, C2H5OH को हम C2H5OH के साथ हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो OH डॉट 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 OH C2H5, क्लियर है। तो इसमें होगा क्या, इस पे प्लस है इस पे माइनस है, तो यहाँ पर तुम साफ साफ देख रहे हो क्लियर कट कि इसके अंदर तो H बॉन्डिंग होगी। H बॉन्डिंग क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसको तोड़ने के लिए इतनी काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे लिखा है 500 जूल। दूसरी तरफ हम इसको लेके चलते हैं, ये तो इसकी बात थी, इसको लेके चलते हैं C6H14। तो C6H14 क्या है, अरे भाई C6H14 एक तरह का हाइड्रोकार्बन है, और ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कोई भी ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, वैसे तो जनरली होगा भी नहीं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे अगर एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ पर किसके बीच में तुम बॉन्ड बनाओगे, भाई कार्बन और हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बॉन्ड बना रहे हैं, तो दूसरे का कार्बन दूसरे के हाइड्रोजन से तो बॉन्ड वैसे ही नहीं बना सकता है, क्यों, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, उसको 4 बॉन्ड बनाने, तो कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बना सकता है, लेकिन वो भी वीक वैन डर वाल्स फोर्स करेगा, मतलब वीक वैन डर वाल वाला बॉन्ड बनाएगा। तो देखो 3 और 3 6, इसके साथ हाइड्रोजन मान लो कि इसके साथ हाइड्रोजन लगा दिया मैंने, इधर भी 3 और 3 6, तो इस तरीके से इनके साथ हाइड्रोजन है, ठीक है ना। जैसे हम वो स्केलेटन स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, उसमें हाइड्रोजन नहीं लिखते हैं, अज्यूम करते हैं, तो मतलब है, तो ऐसे ही तुम अज्यूम कर लो। अब इसमें कैसा बॉन्ड बनेगा, जैसे मैंने बताया कि इन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, और इन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, एक वैन डर वाल फोर्स डेवलप होगा, तो वैन डर वाल फोर्स वाला इसके बीच में बॉन्ड बनेगा। अब ये जो वैन डर वाल होता है ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता, इतना ज्यादा वीक भी नहीं होता, ये बीच में होता है। क्यों बीच में होता है, क्योंकि ये 6 कार्बन है यहाँ पर, 1 या 2 कार्बन होते तो उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनता, बट 6 कार्बन है तो एटलीस्ट कुछ फिजिकल अमाउंट ऑफ अच्छा खासा बॉन्ड बनेगा, तो उसको हम कहेंगे 300 जूल, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे तो तुम इसको स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल कह लो, चाहे तुम इसको डायपोल डायपोल कह लो, वीक डायपोल डायपोल कह लो, तो जो दोनों तुम लिख सकते हो। आमतौर पे इसमें डायपोल डायपोल भी लिखा होता है, कई जगह वीक वैन डर वाल भी लिखा होता है, सॉरी स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल भी लिखा होता है, तो मैं दोनों ही लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल, ठीक है, डायपोल और स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल, ठीक है। इट्स अप टू यू, तुम्हें कौन सा लेना, दोनों ही सही है। अब जब हम इसको मिलाएंगे तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। अब वो कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो बताओ। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, C2H5, बेसिकली H नहीं लगा रहा हूँ, अगेन H को इमेजिन कर लेना, इसके साथ OH है तो OH को लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 है, तो इस तरीके से 3 और 3 6, तो इस तरीके से 6 है इसके साथ भी, मतलब H बहुत सारे हैं, मतलब सभी के साथ 4 H है, तो बीच वाले के साथ 3 और लास्ट वाले के साथ 4 है, तो इसको इस तरीके से इमेजिन कर लेना। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है कैसा बनेगा, अब ध्यान से देखो कि इसका जो H है, इसके जो O है, इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके साथ बॉन्ड बना सकते, क्यों, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट में H है, देख रहे हो O खाली नहीं है, O को इस साइड से कार्बन ने घेरा हुआ है, उस साइड से हाइड्रोजन ने घेरा हुआ है, इधर क्या है, इधर कार्बन है, और जो कार्बन का भी जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा नहीं, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा नहीं दूसरे के, ठीक है। तो क्या होगा, अल्टीमेटली इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा, मतलब इन कार्बन का इन कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा, इधर 2 कार्बन है, इधर 6 कार्बन है, अल्टीमेटली 2 ही बॉन्ड बन पाएंगे एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में। ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, जाहिर सी बात है, तो इसके अंदर देख लो तुम, जाहिर सी बात है अगर इसका स्ट्रॉन्ग है वैन डर वाल या फिर डायपोल जो भी कह लो, तो इसका वीक है क्योंकि इसमें 2 ही कार्बन इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे वीक फोर्स, इन दोनों के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर जो जूल ऑफ एनर्जी निकलेगी या फिर जो इसको चाहिए होगी बनने के लिए वो है 200 जूल,
देख रहे हो इधर 500 इधर 300 और इसको चाहिए सिर्फ 200 और ये टूटेगा तब भी 200 निकलेगा, इसको चाहिए बनने के लिए भी 200। ठीक है, तो प्रोडक्ट में 200। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि यहाँ पर जो हीट है ना पॉजिटिव में है। देखो 500 300 था, 200 चाहिए था, बचा कितना 800 में से 200 गया 600 बचा, तो 600 पॉजिटिव में आ गया, इसलिए डेल्टा एच इक्वल्स टू पॉजिटिव। दूसरी चीज यहाँ पर अगर तुम बॉन्ड के हिसाब से इसको लोगे तो बॉन्ड के हिसाब से भी देख लो, जो ए के बीच में इंटरेक्शन था वो बी से ज्यादा था। यहाँ पर तो सिग्निफिकेंट है ना, यहाँ पर वो 50-80 वाला चीज नहीं है कि वो ऑलमोस्ट बराबर है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट है 500 300, यहाँ एच बॉन्ड नहीं है देखो, और यहाँ पर तो डायपोल है। और ये जो चीज है बेसिकली ए बी से ज्यादा है और बी जो है वो ए बी से ज्यादा है, यानी कि ए बी सबसे कम है। ए बी यानी कि जो प्रोडक्ट है उसके बीच में जो फोर्स है वो सबसे कम है। इस तरीके से तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म होता है। मतलब तुम्हें यहाँ पे समझ आ जाना चाहिए कि किस तरीके से जो रिएक्शंस होती हैं वो आपस में फॉर्म होती हैं, मतलब रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है या मिक्सचर का मैकेनिज्म क्या है, मिक्सचर की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो। डन, थम दे दो, अगर डाउट नहीं है तो थम दे दो। ओके, अब फटाफट से एक आधा जनरल टॉपिक को खत्म करते हैं और चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। बैटरी ज्यादा नहीं है तो कभी भी फोन भी डेड हो सकता है, तो फिर कल ही देख लेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, अब क्योंकि हमने सोल्यूशन को अच्छे से डिस्कस कर लिया कि सोल्यूशन बाय फार अभी तक है क्या। अब सोल्यूशन में एक्चुअल में क्या चीज होती है, कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन में हम वो चीज देख लेंगे। तो सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, सोल्यूशन के अंदर एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। ठीक है ना, लिख भी देता हूँ, सॉल्यूट सॉल्वेंट वही घिसी-पिटी चीजें, ठीक है ना। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोलते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा ध्यान रखना हर वो चीज सॉल्यूट को सॉल्वेंट में नहीं घोलते हैं। ऐसा मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि सॉल्यूट को ही सॉल्वेंट में घोले। कई बार जो सॉल्वेंट जो हम कहते हैं सॉल्वेंट, अब पानी है, हम उसको मान लेते हैं कि भाई यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सब कुछ घोल देता है। बट ऐसी भी काफी सारी जगह है या ऐसी भी काफी सारी चीजें हैं जहां तुम देखोगे कि पानी जो है ना वो किसी सॉलिड के अंदर या किसी लिक्विड या फिर किसी गैस के अंदर घुल रहा है। तो अभी हम आगे देखेंगे इसको, ठीक है ना, कि कितने टाइप्स के सॉल्यूशन बन पाते हैं। अब जो जनरली अगर उसमें कंपोनेंट्स देखें तो कंपोनेंट्स में कैसे कैसे होगा कि एक बार सॉल्ट मिला वाटर के साथ तो क्या बना, सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन बना, ठीक है ना। तो उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हुए, दो। तो जो दो कंपोनेंट्स वाला सॉल्यूशन होता है उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं बाइनरी। तीन कंपोनेंट्स वाला ट्राइनरी, चार कंपोनेंट्स वाला टेटरनरी, ठीक है ना, इस तरीके से। और उसके बाद तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉली कंपोनेंटल सॉल्यूशन है वो, ठीक है। तो उसमें मैं इतना आगे नहीं जाना, बस हमें ऐसे टर्म्स को देखना था कि क्या होती है। अब यहाँ पर एक टर्म और इंट्रोड्यूस होती है, उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी आई होप सबको पता ही होगा सॉल्युबिलिटी होती क्या है। तो अगर मैं इस सॉल्यूशन के अंदर, मान लो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, पानी है, और पानी कितना है 100 ml है। अब इस 100 ml पानी की जो सॉल्युबिलिटी है, अब सॉल्युबिलिटी भी डिफर करती है सॉल्यूट के अमाउंट पे या सॉल्यूट की प्रॉपर्टी पे या सॉल्यूट पे। हम यहाँ पर मिला रहे हैं टेबल स्पून से शुगर, पानी में शुगर को मिलाने की जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज 30 ग्राम, यानी कि 30 ग्राम तक ना इस 100 ml पानी में शुगर आराम से घुल जाएगी। तो मैंने इसमें शुगर डाली तो घुल गई। अब मैंने क्या कर दिया, शुगर को और बढ़ा दिया, 20 प्लस में 20 ग्राम और बढ़ा दिया। अभी यहाँ से 30 ग्राम निकला था, प्लस और बढ़ा दिया 20 ग्राम। वो जो 20 ग्राम है वो कहाँ बैठ जाएगा, वो नीचे जाके बैठ जाएगा यहाँ पर। और ये जो नीचे जाके बैठा इसको हमने क्या कह दिया कि ये नॉन सोल्यूबल है या फिर ये नहीं घुला है, ठीक है ना। इस तरीके से हम कहेंगे। इसको घोलने का क्या तरीका है, दो तरीके हैं, या तो पानी के अमाउंट को कम कर दो, ठीक है, या फिर उसको हीट अप कर दो। दोनों ही केस में ये चीज घुल जाएगी, ठीक है। सॉरी, या तो पानी के अमाउंट को बढ़ा दो और दूसरा उसको हीट अप कर दो। अब तो यहाँ पर तुम एक वो लिख लो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करती है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। अगली चीज है वो शायद तुम्हारी बुक में भी होगी, वो है सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो 9 तरह के सॉल्यूशंस हम बना सकते हैं एज पर देयर सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये उतार लिया। तो 9 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले उसमें सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और यहाँ पर सॉल्यूशन उसका नाम होता है। तो एक साइड पहले सॉलिड, 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 फिर उसके बाद लिक्विड, 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 फिर गैस, 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 इस तरीके से लिख लो। अब यहाँ पर थोड़ी रोशनी पड़ रही है, एडजस्ट कर लूंगा, ओके। और यहाँ पर जो सॉल्वेंट है, इधर सॉल्यूट था,
इधर सॉल्यूट है, इधर सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट में भी अब यहाँ पर सॉलिड है तो एक बार सॉलिड मिला लो, एक बार लिक्विड मिला लो, एक बार गैस मिला लो। इधर फिर से सॉलिड, लिक्विड और गैस, इधर फिर से सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये जो मिलके बनेगा ना, इनके अलग अलग नाम होते हैं। तो देखो सॉल्वेंट में सॉल्यूट घुल रहा है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट हमेशा घुलता है, बट हम क्या कर देते हैं, हम सॉल्वेंट को फिक्स कर लेते हैं, वो कभी फिक्स नहीं होता। तो सॉल्वेंट पहले केस में देखो सॉलिड है, सॉलिड में सॉलिड घुल रहा है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड इन सॉलिड का सॉल्यूशन है ये, सॉल्यूशन का टाइप है यहाँ पर। दूसरे में सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस। क्लियर ये वाला? इस तरीके से ये सारा का सारा तुम कर सकते हो। ठीक है, कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं ये तुम्हें अब समझ आ गया होगा। क्लियर? अब एक अगला टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेशन। ये तुम्हारे बुक में भी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेशन। ये पेपर में भी पूछा जा सकता है, कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेंशन एक्सप्रेशन, इसकी डेफिनेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसको कहते हैं कि सॉल्यूशन में किसकी मात्रा, सॉल्यूशन में उसके कंपोनेंट्स की मात्रा या फिर सॉल्यूशन की मात्रा इन शॉर्ट। ठीक है, तो कितना सॉल्यूशन है उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आमतौर पर हम इसको सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि 100 ml पानी में, 100 ml पानी में मैंने 1 ग्राम ना HCl मिलाया, और एक केस में 100 ml पानी में मैंने 90 ग्राम HCl मिला दिया। कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड है कौन सा नहीं है? जाहिर सी बात है ये 90 ग्राम वाला कॉन्सेंट्रेटेड है और ये वाला डाइल्यूट है। पढ़ा होगा ना एक टर्म डाइल्यूट, तो इसीलिए कहते हैं इसको डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब उसमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, पानी ज्यादा है उसमें, और दूसरे वाले केस में वो कॉन्सेंट्रेशन है क्योंकि उसमें सॉल्यूट ज्यादा है। तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेशन। अब इसकी एक डेफिनेशन होती है, मैं नीचे लिख देता हूं, उसको लिख लो। इसको कहते हैं इट इज ए मेथड टू गिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, इट इज ए मेथड टू गिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट present in solution।